हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे चैनल एनजे मोटिव्स पर आपका वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए। आपको पता ही होगा बीएसटीसी एग्ज़ाम 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें 11 सितंबर को 9वां पेपर कला शिक्षा का होगा। उसके फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आपको बता दूँ कि कला शिक्षा का पेपर आपके 30 नंबर का होगा 11 सितंबर को, जिसमें फर्स्ट यूनिट से कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जैसे कला शिक्षा की परिभाषा से संबंधित हैं, और ललित कला व उपयोगी कला में क्या अंतर है, और कला व भाषा में संबंध है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो को अपने बीएसटीसी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को बीएसटीसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं बीएसटीसी डीएलएड के प्रथम वर्ष की कला शिक्षण के फर्स्ट यूनिट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कला क्या है ये पूछा जाए तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। कला संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल या सुख देने वाला दृश्य। सुखद, सुंदर, कोमल व सुख देने वाला दृश्य कला कहलाता है, जिसका संस्कृत में कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल या सुख देने वाला। नेक्स्ट इंग्लिश में इसका अर्थ देखते हैं तो अंग्रेजी में कला को आर्ट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंग्रेजी में कला को आर्ट नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द आर्ट्स से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द आर्ट्स से आर्ट की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है शिल्प, क्राफ्ट अथवा निपुणता विशेष से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वर्णकारी, बढ़ाईगिरी आदि ये आर्ट के प्रकार हैं। नेक्स्ट है एम.एस. गुप्ता। मैथिली शरण गुप्त ने कला की कुछ परिभाषा दी है, जिसको मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन की कुशल शक्ति ही तो कला है। नेक्स्ट आपके हैं सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वस्तु की आकारिक संरचना, आकार यानी रंग, आकार, रेखा से प्राप्त रूप का ज्ञान इंद्रियों, कर्ण, नेत्र द्वारा अनुभूत होता है, वही सौंदर्य बोध कहलाता है। क्या है? वस्तु की आकारिक संरचना में क्या गुण होंगे? रंग, आकार व रेखा का गुण, जिनको हम प्राप्त किन से करेंगे? ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसे कान है, नेत्र है, चक्षु है आदि द्वारा अनुभूत करेंगे, वही सौंदर्य बोध कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सृजन। सृजन का अर्थ निर्माण से लिया जाता है। जब हमारी अभिव्यक्ति कोई नया रूप ले लेती है तो वह सृजन कहलाती है। दोस्तों, सृजन भी कला का महत्वपूर्ण अंग है। सृजन से ही कला जन्म लेती है। आगे का क्वेश्चन है ललित कला व उपयोगी कला में क्या अंतर है? ललित कला यानी फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट यानी उपयोगी कला। ललित कला और उपयोगी कला में क्या क्या अंतर है? तो दोस्तों, ललित कला किसे कहते हैं? ललित कला तो हमारी मानसिक, मेंटली आवश्यकताओं, मेंटली नीडेड की पूर्ति करता है, जबकि उपयोगी कला है ना, वो हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उपयोगी कला हमारे दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जबकि ललित कला हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट सेकंड अंतर है इनमें, ललित कला मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के जीवन को आत्मा को आनंद व सुख से भर देती हैं, जबकि उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करता है। देखो, ललित कला मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती है, जबकि उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट अंतर है इनमें, ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति का अभ्यास करवाती हैं जिसे सत्य या परमानंद की स्थिति कहा जा सकता है, जबकि उपयोगी कलाओं का व्यवहार पूर्णतया व्यावसायिक है, वे केवल भौतिक जगत से ही संबंधित हैं। फोर्थ अंतर है इनमें, ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती हैं। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती हैं। सृजन ही इन कलाओं का सार है, जबकि उपयोगी कलाओं में भी कल्पना का सहयोग होता है, परंतु उसका मूल उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य सेतु का कार्य करना है। ये व्यावसायिक उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित हैं, जबकि वो
सिर्फ और सिर्फ सृजन और आत्मिक सुख से संबंधित हैं, जबकि ये भौतिक सुख से संबंधित हैं। इसमें उत्पादन केवल बिक्री के लिए किया जाता है। जबकि ललित कलाओं के कुछ उदाहरण हो जाएंगे, मूर्ति है, स्थापत्य कला है, संगीत है, काव्य है। जबकि इसमें होगा लुहार है, सोनार है आदि, भवन निर्माता हैं, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे उपयोगी कला के। अब एक प्रश्न बनता है कि कलाकृतियों का अवलोकन करते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, प्रदर्शित चित्र, शिल्प या कलाकृतियों को हाथ न लगाए। नंबर 2, प्रदर्शित किए जाने वाले नृत्य, नाटक व दृश्यों के मंच के बहुत पास न बैठे तथा निश्चित दूरी से देखकर अवलोकन करें। थर्ड है, हर कृति का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय दें। इससे सृजित कृति या मंचीय कार्य के पूरी तरह से समझकर अवलोकन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट फोर्थ है, कृति का अवलोकन करते समय उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी चित्र में उसके रंग है, टेक्नोलॉजी है, विषय वस्तु है, प्रस्तुतिकरण है आदि को ध्यान से देखना चाहिए। इसी प्रकार प्रदर्शन है, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक का अवलोकन करते समय हमें हाव भाव है, वेशभूषा है, मुद्राएं हैं, ध्वनि है, प्रकरण है के साथ साथ संगीत में लय, ताल आदि का उतार चढ़ाव व प्रस्तुतिकरण का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये थे किसी भी कलाकृति का अवलोकन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कला और भाषा में संबंध। मनुष्य ने आनंद और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितने उपायों का विकास किया है उनमें भाषा का विशेष स्थान है। भाषा का उद्देश्य विचारों का संप्रेषण व भाव को अभिव्यक्त करना है। विभिन्न भाषाओं के शब्द और शब्दावलियाँ अलग अलग प्राकृतिक और मानव निर्मित आकारों के आधार पर बने हैं। कई शब्द मनुष्य द्वारा उच्चारित विभिन्न स्वरों के आधार पर भी बने हैं। अतः कला में शामिल किए गए कई अभिप्राय विशिष्ट आकार और चिन्ह जैसे कमल, स्वास्तिक, त्रिशूल आदि सौंदर्य उत्पत्ति के लिए आदर्श आकार के रूप में स्थापित हो गए। इसी तरह भाषाओं की लिपियों को कला के एक अंग के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें कलाकृति में एक विशेष स्थान दिया गया। जैसे मुगल व राजस्थानी शैली के कई चित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों और चीनी कला के कई दृश्य चित्रों में लिपि लेखन, कैलीग्राफी उस कलाकृति को अर्थपूर्ण बनाता है और उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। आधुनिक कला में पिकासो और ब्राक ने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चित्राकार के रूप में सम्मिलित करके चित्रों में एक नया आकर्षण उत्पन्न किया है। कई बार परिचित भाषा शब्दावली के माध्यम से बच्चे खेल खेल में चित्र बना डालते, यथा अंग्रेजी के ई से वो कंगा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अंग्रेजी के ई से कंगा बना देते हैं। जैसे ये ई है, उनमें इस प्रकार करके वो कंगे का चित्र बना देते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल है कि ऐप से झंडा बना देते हैं। जैसे ये ऐप बनाया, इसमें वो झंडा बना देते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट है कि उल्टे एस और उसके पीछे 3 का अंक लिखकर हंस की आकृति तैयार की जाती है। उल्टा एस लिखकर वो हंस की आकृति बना देते हैं पीछे 3 लिखकर। इसी प्रकार हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को व गिनती के अंकों को आधार बनाकर उनमें कुछ जोड़कर या परिवर्तन करके कई तरह के रूप समरूप बनाए जा सकते हैं। इसी भाषा के माध्यम से हम कहानी कहने की कला विकसित करते हैं और उसमें उभरे बिंब कलाकृति के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी तरह चित्रों के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है। किसी विस्तृत प्रसंग अथवा घटना को एक चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे बाबूजी की फड़ है, कावड़ है आदि। अब हम कला एवं गणित में संबंध देखते हैं। जैसे विभिन्न वस्तुओं के बीच के संबंधों को समझना गणित की बुनियादी बात है। गणित में गिनती, माप और आकार प्रमुख है। आकार और रूप वाला भाग बच्चों को सम असम आकारों की पहचानने और तलाशने का अवसर देता है। त्रिआयामी या द्विआयामी आकृतियाँ बनाने से बच्चे क्षेत्र, स्थान, लंबाई, ऊंचाई का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसी तरह से आकारों के अनुपात, सममिति को ध्यान में रखकर इच्छित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसका आरंभ विभिन्न प्रकार की नाप, अनुपात की वस्तुएं सम्मुख रखकर बच्चों में समानता, विभिन्नता और तुलनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सकता है। डिजाइन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की निर्मित आवृत्ति पुनरावृत्ति करवाकर भी चित्र योजना के विभिन्न आयाम
प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दृश्य संसार में दिखने वाली प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तुओं के मूल रूप इन्हीं ज्यामितीय आकारों में मिलते हैं। जैसे त्रिभुज से हम पर्वत हैं, क्रिसमस ट्री हैं, इनका अनुमान लगा सकते हैं। इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। जैसे वृत्त से कोई फल है, सूर्य आकृति है, लड्डू की आकृति है, वो वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार गणित की आकृति है, जबकि फल, सूर्य, लड्डू ये कलाकृतियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार कला एवं गणित का संबंध है। गणित की आकृति जैसे आयत है, वैसे ही कलाकृति में अगर हम पुस्तक और मेज का इस्तेमाल करते हैं तो वह आयताकार होती है। इस प्रकार कला एवं गणित में घनिष्ठ संबंध है। लोक कलाओं में पेड़ हैं, झोंपड़ी हैं, आदमी हैं, औरत हैं आदि के सरल रेखांकन मूल ज्यामितीय आकारों का स्मरण करवाती है। नेक्स्ट है कला एवं भूगोल में क्या संबंध है। आर्ट एंड जियोग्राफी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूगोल यानी भौगोलिक ज्ञान प्राकृतिक अवयवों और स्रोतों की जानकारी से परिपूर्ण है। प्रकृति के विभिन्न रूपाकार अपनी अपनी प्रवृत्ति गुण के अनुसार अलग अलग आकार में नजर आते हैं और देखने वाले के मन मस्तिष्क में वैसे ही भाव उत्पन्न करते हैं। यथा पर्वत कठोरता है, स्थिरता है, दृढ़ता का प्रतीक है। जल है, गतिशीलता है, चंचलता, अस्थिरता के गुण का प्रतीक है। इसी भांति चंद्रमा सुंदर, शीतल और शांत माना जाता है। भूगोल विषय के अध्ययन के साथ विद्यार्थी को भिन्न प्रकृति के आकारों का, दृश्यों का चित्रांकन भी करना पड़ता है और एक कलाकार को सुंदर भौगोलिक दृश्य और आकार उन्हें पुनः कला रूपों के बनाने के लिए छाया चित्र लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चीन की ऐतिहासिक दृश्य कला अपने सौंदर्यपरक गुणों के कारण ही संसार भर में प्रशंसित हुई है। इन दृश्य कलाओं की शुरुआत राजाओं से किसी स्थान विशेष के भौगोलिक विवरण, भूमि के प्रारूप आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही हुई थी। यहाँ से शुरुआत करके इस दृश्य कला ने विशुद्ध कला का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे आप देख सकते हो, भूगोल में किन का अध्ययन होता है, भौगोलिक दृश्यों का ही तो होता है। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, प्रकृति हैं, सड़कें हैं, वन हैं, जंगल हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं। और कला में कोई जब प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने का प्रयास करता है तो इन्हीं चीज़ों को ही तो वो अपने कलाकृतियों में संजो कर रखता है। इनमें भूगोल में इनके आकार हैं, दृश्य से संबंधित पड़ता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में अंतर संबंध हुआ कि नहीं हुआ, आप भी डिपेंड करते हैं, इसको तो आप भी समझ सकते हो। नेक्स्ट है आर्ट एंड एनवायरनमेंट, कला और पर्यावरण। भूगोल से ही जुड़ा विषय क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण अर्थात हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर का वातावरण। हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर का वातावरण पर्यावरण हो गया। इसके मूल तत्व हैं धरती, पानी, हवा, स्थान, आग, प्रकाश, गर्मी आदि। इसमें मानव निर्मित क्षेत्र भी शामिल है। उसी भांति मनुष्य के क्रियाकलाप व आचरण भी स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। हमारे चारों ओर का ये वातावरण हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करता है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा पर्यावरण का अनुभव कर सकते हैं। कला शिक्षा के माध्यम से इसे अपने ढंग से समझकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। मानव समुदाय द्वारा कचरे के रूप में फेंकी गई सामग्री अथवा अनुपयोगी सामान के गुणों, अनेक संभावित आकारों व उपयोग की पड़ताल करके गांव मोहल्ले की घटनाओं और मुद्दों को समझकर उन्हें अपने ढंग से व्यक्त करते हुए आसपास की दुनिया के प्रति अधिक संवेदनशील व जिम्मेदार बन सकते हैं। इससे कला कौशल और रचनात्मकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समकालीन कलाकारों ने पर्यावरणीय कला के क्षेत्र में काफी काम किया है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सीख हमें जितनी पर्यावरण विषय से मिलती है उतनी ही सीख एक कलाकार अपनी रचना में पर्यावरण को कलात्मक ढंग से जोड़ते हुए दे सकता है और जो अधिक प्रभावी होती है। तो दोस्तों, हमने आज क्या क्या पढ़ा बताते हैं आपको कि हमने पहले पढ़ा कला की परिभाषाएं, कुछ मैथिली शरण गुप्त की परिभाषाएं संस्कृतानुसार अंग्रेजी अनुसार भी पढ़ ली। फिर सौंदर्य बोध और सृजन की परिभाषा पढ़ ली। फिर नेक्स्ट में हमने पढ़ा ललित कला और उपयोगी कला में क्या क्या अंतर थे वो पढ़े। फिर हमने पढ़ा भाषा और कला के साथ जो संबंध है उनको। पहले हमने पढ़ा कला और भाषा के साथ के संबंध, फिर कला एवं गणित के संबंध पढ़े, फिर कला एवं भूगोल के संबंध पढ़े, फिर कला और पर्यावरण से संबंध पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कला शिक्षण का पेपर होगा उसमें फर्स्ट इकाई से इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। और इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने VSTC फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पूरा देखें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा।